Welcome and good morning to all. In this session, we are going to discuss on principles of management. Now, we are taking the topic organization. संगठन का अर्थ तथा संगठन के लिए आवश्यक तत्व। जब भी हम किसी संगठन के बारे में बात करते हैं तो एक सामान्य धारणा सामने आती है कि व्यक्तियों का समूह होगा, एक निर्धारित लक्ष्य होगा या उद्देश्य होगा और वे सब मिलकर के विभिन्न संसाधनों के सहयोग से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। ये एक बहुत ही सामान्य और संक्षिप्त सा अर्थ इसका होता है। लगभग इसी तरह की परिभाषा मैकफारलैंड ने संगठन की दी है। उनके अनुसार संगठन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा मैकफारलैंड ने संगठन की दी। दूसरी परिभाषा पर जब हम विचार करते हैं जो कि हॉज एवं जॉनसन ने दी है, उनके अनुसार संगठन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों तथा कार्य के बीच संबंधों का केंद्र है जो एक तंत्र के अंतर्जाल या ढांचे के रूप में बनाया जाता है। यहाँ मानवीय और भौतिक संसाधनों के कार्य के बीच संबंधों का केंद्र अर्थात एक रिलेशनशिप पर भी विचार किया गया है। यानी व्यक्ति होंगे और व्यक्तियों के सहयोग के लिए भौतिक संसाधन होंगे और उनके बीच में आपस में संबंध होगा। एक निश्चित अंतर्जाल होता है, तंत्र होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है। फिर हम और परिभाषाओं पर विचार करें तो एलेन की परिभाषा सामने आती है। उनके अनुसार संगठन किए जाने वाले कार्यों को निश्चित एवं समूहबद्ध करने, दायित्वों एवं अधिकारों को परिभाषित तथा प्रत्यायोजित करने और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने देने के लिए संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ग्लूक का भी कुछ इसी तरह से मत है। तो ग्लूक ने कहा है कि संगठन वह प्रबंध प्रक्रिया है जिसके द्वारा इकाइयों तथा कर्मचारियों के बीच कार्यों का विभाजन अर्थात श्रम विभाजन किया जाता है। तत्पश्चात इन इकाइयों एवं कार्यों को एक एकीकृत तंत्र के निर्माण के लिए संबद्ध किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संगठन एक सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी उपक्रम के कार्यों के निर्धारण एवं वर्गीकरण करने, उन कार्यों को विभिन्न विभागों और व्यक्तियों में विभाजित करने, उन व्यक्तियों के बीच आपसी अधिकार, उत्तरदायित्व एवं संबंधों को निर्धारित करने से होता है। तो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्यक्तियों का समूह करता है और सामूहिक रूप से समन्वित रूप से एक निश्चित हायरार्की में अधिकार और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए मिलकर कार्य करता है। तो ये तो संगठन हुआ। अब संगठन को प्रभावी बनाया जाए या एक संगठन में क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए या वह किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, इस पर विचार किया जाना है। इससे पहले हमने ये स्पष्ट जान लिया है परिभाषाओं के विश्लेषण के माध्यम से कि निश्चित तौर से संगठन व्यक्तियों का समूह है जो किसी नेतृत्व के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है, निर्देशों का पालन करता है और इसमें श्रम विभाजन, अधिकार एवं दायित्व
स्पष्ट होते हैं, बांट दिया जाता है कार्य को, और व्यक्तियों के बीच में परस्पर संबंध होता है, अधिकारों की, दायित्वों की सीमा भी होती है, और सब मिलकर के समन्वित रूप से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये सामान्य विशेषताएं भी हो जाती हैं। लेकिन एक सुदृढ़ संगठन के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। पहली चीज़ है उद्देश्यों की स्पष्टता। किसी भी संस्था के लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, और संगठन पूरा का पूरा उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो ज़रूरी है कि किसी भी संगठन या संस्था के लक्ष्य स्पष्ट हों और सबके समझ में आए। लक्ष्य हों और लक्ष्य भी स्पष्ट हों। दूसरा है मापन योग्य। लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं बल्कि मापने योग्य भी होने चाहिए, यानी कि उन्हें परिणाम के रूप में प्रकट किया जा सके। गुणात्मक तत्वों को मापने में कठिनाई आती है, तो इस तरह से कोशिश की जाए कि परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जा सकें। फिर समयबद्ध होना चाहिए। समयबद्धता किसी संगठन का गुण है, आवश्यक है। समय कार्य दिया जाए वो एक निर्धारित समय में पूरा किया जाए। जैसे प्रतिदिन है, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, माही या वार्षिक, या और भी लंबे समय के लिए दशक के अरसा से हो सकता है। तो जो भी लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कैसे होगी, तो समयबद्धता एक आवश्यक तत्व है संगठन के लिए। कोई भी कार्य असीमित समय तक यदि रखा जाए, समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाए, तो परिणाम कब प्राप्त होंगे उसका मापन संभव नहीं हो पाएगा। एक और तत्व इसमें आता है कि संगठन परिणाम प्रधान होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। यानी हम क्या प्राप्त करें और कितने समय में प्राप्त करें, तो परिणाम यानी अभीष्ट लक्ष्य जो है या परिणाम है एक निश्चित समय अवधि में हम प्राप्त करें, और यही उसकी सफलता का मापदंड भी हो जाता है। साथ ही साथ में लक्ष्य समरूप होने चाहिए, वास्तविक और व्यावहारिक होने चाहिए, उनमें चुनौती भी होनी चाहिए। व्यावहारिक और वास्तविक तो होना ही चाहिए, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कुशल व्यक्ति हैं, क्षमतावान व्यक्ति हैं, तो लक्ष्य उनके लिए चुनौती पैदा करने वाले या चुनौतीपूर्ण भी होने चाहिए। इससे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में संस्था के लक्ष्य और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच में समन्वय हो, यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति भी उनसे हो, सहायक हो, और व्यक्तिगत लक्ष्यों के माध्यम से संगठन के लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकें। यानी व्यक्ति के स्तर पर और संगठन के स्तर पर इन दोनों के बीच में समन्वय हो। बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्य या उद्देश्य सरल और समझने योग्य हो। हर व्यक्ति को, विभाग को स्पष्ट हो, ये समझ में आ जाए कि उसे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्या है। तत्पश्चात लक्ष्यों का निर्धारण करते समय सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, और पार्टिसिपेशन से ही इन्वॉल्वमेंट की भावना जागृत होती है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, संप्रेषण आवश्यक है। लक्ष्यों की जानकारी स्पष्टतः और व्यवस्थित रूप से संप्रेषण क्षमता के ऊपर निर्भर करती है कि लक्ष्य की जानकारी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। और बहुत ज़रूरी यह भी है कि विभिन्न पक्षकारों के बीच में हितों का समायोजन हो। तो ये संगठन के लिए एक आवश्यक तत्व है, विभिन्न हितों का समायोजन, जैसे विनियोजक, ग्राहक, श्रम संघ, सरकार, स्थानीय जन समुदाय, सभी के बीच में। तो ये कुछ बिंदु थे या तत्व थे जिन्हें संगठन में होना चाहिए, या संगठन का निर्माण करते समय इन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।